वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे +1 का एक नया टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन लॉज ऑफ ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है, ठीक है ना, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते। तो इस तरह के हम बेसिकली 4 नियम पढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। And the second law is law of conservation of linear momentum. Linear momentum नाइन्थ क्लास में आप पढ़ते हैं, पी से नोट करते हैं। और लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का, उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें लीनियर मोमेंटम मिल जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंड द थर्ड कंजर्वेशन लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। And the fourth one is law of conservation of electric charge. Law of conservation of electric charge. ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल लॉज हैं कंजर्वेशन के। इनके अलावा कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। इनको दूसरे फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये लॉ किसी और फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर इन्हीं लॉज का यूज़ करके आपको कई तरह के रूल्स जो हैं, कई तरह के लॉज जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो जो फर्स्ट हमारा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ वेरी फेमस लॉ, यू नो वेरी वेल। इन 9th क्लास एंड इन 10th क्लास यू हैव लर्न अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का अगर कंजर्वेशन लॉ है तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी न तो कभी बन सकती और न ही कभी उसको हम बिगाड़ सकते, ठीक है। यानी उस क्वांटिटी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो इस नियम की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total energy of an isolated system always remains constant, ठीक है। ये इसकी बेसिक स्टेटमेंट है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक ऐसा पार्टिकल का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इस ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपका स्कूल, आपका घर जो है एक सिस्टम है, ठीक है। आपके घर के सभी सदस्य
इवन आप भी एक दूसरे के साथ क्या करते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, बातचीत करते हो, किसी भी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हो, ठीक है। तो आपका जो परिवार है वो एक सिस्टम है। इसी तरीके से किसी भी सॉलिड की बात करें या हम गैस की बात करें या हम लिक्विड की बात करें, तो सभी जो हैं एक सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं। और उस सिस्टम की हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें सराउंडिंग का कोई इफेक्ट, कोई जो फोर्स वगैरह उस पर ना लगे, ठीक है, यानी वो सिस्टम जो सराउंडिंग से पूरी तरह फ्री होगा, ठीक है, सराउंडिंग का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उसके ऊपर आपने उसकी जो नेबरिंग जो भी एंटिटीज़ हैं, नेबरिंग जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट उनका नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या सिंपली हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. So let us explain, let us understand with some example. तो अगर हम कोई एग्जाम्पल इसमें लेके चलें, तो जैसे मान लिया एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमने सपोज करो एक हाइट से कोई बॉडी जो है, सपोज करो h हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। तो बॉडी अगर h हाइट पे रखी हुई है, m उसका मास है, ठीक है, तो बॉडी की जो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, h हाइट के ऊपर होगी, क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ठीक है। तो बॉडी यहाँ किस में है, रेस्ट में है, यानी उसकी स्पीड 0 है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम इस बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने का मतलब है कि आपने ऐसे उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उसको यूँ फेंकना नहीं है, ड्रॉप करना है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई स्पीड उसको नहीं देनी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉडी इस तरफ मूव करे ग्राउंड की तरफ, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलनी शुरू हो जाएगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे कहीं भी, तो टोटल एनर्जी उसकी जो होगी वो क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सपोज mgh यहाँ पर 10 जूल है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी जो कि नॉन जीरो स्पीड होगी, ठीक है। तो इस mgh का कुछ पोर्शन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पर आप देखोगे वो क्या आएगा, वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, यानी 10 जूल यहाँ पर मिलेगा। ग्राउंड पे जैसे ये बॉडी आएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी v = √2gh, ठीक है, √2gh। और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम देखेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह चेंज हो चुकी होगी, यानी यहाँ पर h जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि h 0 हो गया, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या स्पीड होगी, v स्पीड होगी, जो कि √2gh। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी यहाँ पर बॉडी की थी वो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, सो दैट द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड कांस्टेंट। यहाँ पर जितना दोनों का सम है उतना ही सम यहाँ होगा, ठीक है। फर्क इतना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनर्जी कितनी होगी, जैसे ऊपर हमने 10 जूल लिया है तो 10 जूल ही होगी, ठीक है। इसके इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी आप कोई पॉइंट लोगे तो उस पर अगर मेजर करेंगे एनर्जी तब भी 10 जूल ही आएगी, ठीक है। तो फ्रैक्शनली वो एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही 10 जूल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपके घरों में भी आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में चेंज होती है, जब आप फैन को ऑन करते हो तो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। और जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज करता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी जो है उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बना के या बिगाड़ के नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम था, पहला रूल था। सेकंड रूल है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी का मास अगर m है और वेलोसिटी v से अगर बॉडी दौड़ रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मैग्नीट्यूड में p = mv, ठीक है। मास m हो गया, v वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आपने लेना है, आइसोलेटेड अगेन ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से कोई फोर्स अगर लगता है तो वो फोर्स जीरो हो, ठीक है। यानी बाहर से कोई फोर्स अगर किसी सिस्टम पे नहीं लगेगा तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। टोटल फोर्स किसी बॉडी पे एक्सटर्नली जो अप्लाइड होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम, आइसोलेटेड सिस्टम हो कहेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, ठीक है। यानी P टोटल जो होगा, P टोटल वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब रहेगा, जब एक्सटर्नली कोई फोर्स जो है वो नहीं लगे, यानी F टोटल जो होगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। या हम दूसरे वर्ड्स में यूँ कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसके बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक दो एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लिया हम एक गन का एग्जांपल लें। गन को जब फायर किया जाता है तो इससे बुलेट निकलती है, ठीक है। सपोज करो बुलेट का मास m है और गन का मास जो है कैपिटल M है, ठीक है। तो जैसे ही हम गन को ट्रिगर करते हैं, इससे बुलेट जो आगे की तरफ स्पीड से निकलती है, ठीक है। तो गन को जो आदमी लिए हुए है, तो गन जो है वो पीछे की तरफ एक झटका महसूस करती है, ठीक है। यानी जो मोमेंटम आप बुलेट को देते हैं, ठीक है, वही उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन का किसको मिलता है, गन को मिलता है। और गन जो है पीछे की तरफ झटका मारती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप मूवीज़ में देखते हैं, जैसे कोई भी कैनन जो होती है जिसको हम तोप बोलते हैं, तोप से जब गोला निकलता है, ठीक है, सेल निकलता है, तो गोला ऊपर की तरफ चलता है और सेल ऊपर की तरफ चलेगा, और जो बैरल है कैनन की वो नीचे की तरफ झटका मारती है, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत से सीरियल्स में या मूवीज़ में इस तरह से, ठीक है। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरह है। जो मोमेंटम इसको मिलेगा, क्योंकि शुरू में मोमेंटम क्या था, पूरे सिस्टम का जीरो था, ठीक है। तो मोमेंटम जितना इस सेल को मिलेगा उतना ही मोमेंटम इसको मिल जाएगा बैरल को, ठीक है। लेकिन टोटल जो होगा इनका, इसका प्लस इसका मोमेंटम, तो वो क्या होगा, जीरो। इसका प्लस का होगा, इसका माइनस का होगा, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके ऊपर जो फोर्स अगर लगता है जीरो, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, उसका चेंज नहीं होता मोमेंटम। इसके बाद हम जो हमारा थर्ड रूल है उसको डिस्कस करेंगे हम। देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे अगर आप रॉकेट का एग्जांपल लें तो रॉकेट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। रॉकेट जो है उसमें से गैसेज जो हैं पीछे नीचे की तरफ निकलती हैं, ठीक है, और रॉकेट को एक मोशन मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही रॉकेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काम करता है, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है रॉकेट,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, गैसेज एक मोमेंटम गेन करके नीचे की तरफ निकलेंगी और उतना ही मोमेंटम किसको मिल जाएगा, रॉकेट को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये एक नई टर्म है, इसको पहले हम समझेंगे। जैसे मान लिया ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, धुरी है किसी चीज़ के घूमने की। ठीक है, एक पत्थर को हमने एक रस्सी से बांध दिया और इस एक्सिस के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके चारों तरफ घुमाएंगे। ये पत्थर जो है इसके चारों तरफ इस तरह से सर्कल में घूमेगा। ठीक है, तो पत्थर के जिस पॉइंट पे ये रस्सी बंधी हुई है और एक्सिस के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा ये r होगा। ठीक है, तो इस पत्थर का मास जो है वो m होगा। ठीक है, और जिस स्पीड से ये इस सर्कल में घूमेगा, चक्कर काटेगा, वो स्पीड मान लिया m है, सॉरी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, घूमते टाइम सर्कल में घूमते टाइम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम mv हो जाएगा। ठीक है, तो इस mv को अगर हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम को अगर r से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किस बॉडी का होता है, जो बॉडी किसी एक्सेस के अबाउट या अपने खुद के एक्सेस के अबाउट रोटेट करती, यानी रोटेट करती हुई बॉडी का ही एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो हम कहेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो घूम नहीं रही, रोटेट नहीं कर रही, केवल उसका लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, m मास की बॉडी है, v स्पीड से जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv होगा। ठीक है, तो जो बॉडी घूमेगी नहीं उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, और जो बॉडी घूमती है उसका एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब देखिए जब बॉडी घूमती है तो उसके ऊपर एक घुमाने के लिए फोर्स और लगता है जिसको हम आघूर्ण या रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं, जो बॉडी को घुमाता है। ठीक है, इस पत्थर को हम खींच के इस तरह से घुमाएंगे, जैसे आप किसी दरवाजे को खोलते हो तो आप हिंग को पकड़ के, सॉरी जो ग्रिप है उसको पकड़ के दरवाजे को खोलते हो। ठीक है, तो दरवाजे की हिंग जो है वो ये है सपोज। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको ग्रिप को पकड़ के दरवाजे को खोला, तो ये डिस्टेंस जो है ग्रिप का यहाँ से r हो गया। ठीक है, आपने फोर्स लगाया इस दिशा में, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो फोर्स आपने लगाया है, जो बल आपने लगाया, उस बल को अगर उस फोर्स को आप r से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस दरवाजे के ऊपर लगने वाला टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क जो है किसी बॉडी को घुमाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, टॉर्क के बगैर कोई भी बॉडी जो है वो घूमेगी नहीं। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है इसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर, कोई भी सिस्टम जिसके ऊपर टॉर्क 0 लगता है, ठीक है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर टॉर्क 0 लगता है और नेट फोर्स भी उसके ऊपर 0 लगे, ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन किसी सिस्टम या किसी बॉडी के ऊपर आप अप्लाई करते हो, लागू करते हो, तो ऐसी बॉडी को हम आइसोलेटेड बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ जो है कहाँ लागू होता है, जहाँ बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो रोटेट करने वाली बॉडी के केस में हम ये दोनों कंडीशन इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे कंडीशन में बॉडी जो है वो क्या होगी, आइसोलेटेड बॉडी होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इस नियमानुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total angular momentum of an isolated system always remains constant। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है,
तो इसमें भी हमने आइसोलेटेड बॉडी की बात की। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब ये नहीं कि आप पीछे से बॉडी को धक्का मार दे और कहें कि मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर बाहर से कोई टॉर्क वगैरह लगता है तो ऐसे केस में ये रूल जो है ये लागू नहीं होगा। ये रूल कब लागू होगा? जब बॉडी जो है पूरी तरह से सराउंडिंग से फ्री होगी, ठीक है, वो अपने आप में आइसोलेट होगी। तो ऐसे केस में बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा L बराबर है mvr, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और m, v और r में से अगर कोई एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी या तीनों क्वांटिटी चेंज होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो रिलेशनशिप होगी वो इस तरह से होगी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो वेलोसिटी इंटू आर, v इंटू आर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स करेंगे तो या तो ये क्वांटिटी हाफ हो जाएगी या ये हाफ हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ताकि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, बदले नहीं, ठीक है। तो इसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लें कि जो सन है उसके चारों तरफ जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो क्या करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार जो रास्ते हैं उनमें चक्कर काटते हैं वो कक्षाओं में। तो मान लो हम एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो जो प्लेनेट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr होगा, ठीक है। v क्या है? उसकी लीनियर स्पीड होगी v, m उसका मास होगा, ठीक है, और r क्या होगी? सन से उसकी डिस्टेंस होगी किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ जब प्लेनेट है तो उसका डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लेनेट सन को अप्रोच करेगा, घूम के इधर आएगा, तो ये डिस्टेंस r कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब r कम होगा, इस रिलेशन में L बराबर है mvr, ठीक है। तो r अगर डाउन जाएगा तो m तो कांस्टेंट है, m तो इस प्लेनेट का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? अगर r कम होगा तो v जो है उसको बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है जब ये प्लेनेट सन के नज़दीक आएगा तो इसकी स्पीड जो है इस तरह से बढ़ेगी ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। जैसे जैसे r इंक्रीज होगा v डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। v अगर इंक्रीज होगा तो r डिक्रीज होगा, यानी अगर r इस तरह से घट रहा है तो जैसे जैसे सन के नज़दीक आएगा प्लेनेट तो उसकी स्पीड जो होगी जो कम से कम दूरी पे होगी, जैसे हम कम से कम दूरी अगर ये मान लें ये r मिनिमम है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी तेज़ी से इस तरह से निकल जाएगा। तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग गति करते हैं सभी जितने भी प्लेनेट्स हैं। अलग अलग ऑर्बिट होती है इनकी इस तरह से, ठीक है। किसी की ऑर्बिट छोटी है, किसी की बड़ी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के और भी एग्जांपल हैं, ठीक है। जो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टार के अबाउट या किसी भी सैटेलाइट जो है किसी भी प्लेनेट के अबाउट रोटेट करते हैं। जैसे हम प्लेनेट के अबाउट अगर कोई सैटेलाइट रोटेट करता है तो उसके ऊपर भी यही रूल लगता है, ठीक है। एक वेलेट डांसर जो होती है, ठीक है, उसका जो नृत्य होता है, जो उसका डांस होता है वो भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। जो डाइवर है, डाइवर जो गोताखोर होते हैं जो किसी ऊपर किसी ऊंची जगह से छलांग लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डाइव करते हैं, ठीक है। इवन जो कैट होती, कैट किसी ऊंची जगह से जब वो छलांग लगाती है, ठीक है, तो वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग छलांग लगाती है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ लॉ है वो हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया था चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो उसी चार्ज का कंजर्वेशन पढ़ेंगे। फोर्थ जो लॉ हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो चार्ज जो है वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। कल मैंने जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर बॉडी और कैन फील इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अदर बॉडी, ठीक है।
तो ये चार्ज जो है किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास होती है वैसे ही, ठीक है। तो किसी भी अब दूसरी बात कि हम जिस बॉडी की अब बात करेंगे वो अगेन आइसोलेटेड बॉडी होनी चाहिए। आइसोलेटेड बॉडी ऐसी बॉडी जिसको बाहर से हम कोई भी चीज़ अगर दें या कुछ चीज़ इसमें से निकालना चाहें तो पॉसिबल ना हो, यानी इसको चार्ज हम न तो दे सकते हैं और न इसका चार्ज निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसी बॉडी का चार्ज जो है हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। यानी किसी बॉडी को हमने एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ऐसी बॉडी के केस में जो चार्ज उसका रहता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी always remains constant। ठीक है, तो ये है सिंपल सा रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यद्यपि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट पेयर में। सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें उस सिस्टम में दो बॉडीज हमने ली हैं, दो बॉडीज का हमने सिस्टम अज्यूम किया है। जब आप इन दो बॉडीज को रब करते हो, ठीक है, जैसे आप मान लिया किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब करोगे, रगड़ोगे, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस का और माइनस का, ठीक है। ग्लास के ऊपर प्लस आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप प्लास्टिक और कैट्स पर को रगड़ सकते हैं, तो उन पे भी इसी तरह का बिहेवियर आएगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा सिस्टम का वो पहले भी जीरो था, क्योंकि जब हमने इनको रब नहीं किया था तो दोनों का चार्ज क्या था, जीरो था। ये दोनों न्यूट्रल थी। जैसे इनको रब किया हमने तो एक उतनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जितनी अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, सो दैट द सम ऑफ द टू टाइप्स ऑफ चार्जेज इज जीरो, ठीक है। जैसे पहले था उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट पेयर में चार्ज जनरेट हुआ है, बट द सम ऑफ ऑल द चार्जेज प्रेजेंट इन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। ये कंजर्व्ड रहेगा, ये न तो आप इसको क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट द कंडीशन इज दैट द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक 4 कंजर्वेशन लॉज थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। इन्हीं लॉज के बेस पे और फिजिक्स में और भी लॉ होते हैं, ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू।